नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस खंड का संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस खंड में आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज के इस खंड में हम किन संदर्भों की चर्चा करेंगे, उन संदर्भों को देखते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहले हमारे जो सामने टॉपिक है वो है जीनोम एडिटिंग। सबसे पहले हम देखें कि ये चर्चा में क्यों है और क्या है, उस सारे पक्ष को समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं जीनोम एडिटिंग की क्यों ये चर्चित है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो खबर क्या है, हाल ही में देखिए भारतीय शोधकर्ताओं ने जो जीनोम एडिटिंग है उसी पर आधारित अर्थात जीनोम एडिटिंग की तकनीकी पर आधारित एक कम तीखी सरसों का विकास कर लिया है। इस वजह से यह पूरी की पूरी तकनीकी चर्चा में आ गई है। अब जीनोम एडिटिंग क्या है, तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि जीनोम अर्थात जो जीन की जो पूरी की पूरी एक श्रृंखला होती है, जो पैच होता है, जो डीएनए का हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक सेट होता है, जिसके माध्यम से, जिसको हम जीनोम कहते हैं, जिसके माध्यम से उसके विकास और उसके कार्य करने के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसमें ही एडिटिंग कर दी जाती है एक विशेष तकनीकी के माध्यम से। तो उसके माध्यम से जो एडिटिंग होती है उसमें डीएनए में जो बदलाव देखने को हमको मिलते हैं, उन बदलावों के आधार पर ही इसका नाम डीएनए एडिटिंग तकनीकी पड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये डीएनए में बदलाव की एक विधि है और इसके द्वारा क्या होता है, तो जीनोम में विशेष स्थान पर हम कुछ आनुवंशिक जो सामग्री होती है उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें से जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, चेंज ला सकते हैं और इसके आधार पर हम कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष रूप से इस तकनीकी का संपादन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके आधार पर हम इस तकनीकी की सहायता से कुछ ऐसा माना जाता है कि कुछ रोगों से लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ जीवों पर पहले इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम इंसान पर अगर प्रयोग करेंगे तो उसके हानि होने के पक्ष को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे जीवों का चयन किया जाता है जिनसे हमारे जीन की जो संरचना है वो काफी मिलती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो चूहे के साथ मनुष्य के अगर देखें तो 85% जो है वो जीनिक संरचना जो है, जीनोम संरचना, वो मिलती जुलती है। तो ऐसे में चूहे के ऊपर कोई प्रयोग अगर हम करते हैं, उसके जीन में एडिट करके उस प्रयोग को देखें अगर तकनीकी के माध्यम से, तो उससे आने वाले बदलावों के आधार पर जो लाभकारी परिणाम है उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मनुष्य के लिए भी। तो ये जीन में एडिट करने की एक तकनीकी है और इसमें जिस एप्लीकेशन को प्रयोग में लाया गया है, जिस विधि को प्रयोग में लाया गया है इसी पूरी की पूरी तकनीकी में, उसका नाम है CRISPR अर्थात क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट तकनीकी। ये इसी तकनीकी का प्रयोग करके ये जो सरसों तीखी, कम तीखी सरसों प्राप्त की गई है, वो इस तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। हालांकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो तकनीकी है उसको लेके भारत में दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं, वाद विवाद का विषय है। एक तरफ जहां माना जाता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खासकर फसलों के क्षेत्र में वो लाभकारी है, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सूखे से लड़ने की उसमें क्षमता होती है, साथ ही उसमें कम खाद की आवश्यकता होती है, तो जो जनसंख्या का दबाव है उसके लिए अधिक अन्न हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरा धड़ा पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके निगेटिव इम्पैक्ट के चलते उसको उस पर संदेह की नजर से देखता है, उसका विरोध करता है। हालांकि पर्याप्त डाटा का अभाव है, इस पर अभी विमर्श की आवश्यकता है। फिर भी जिन जीएम फसलों को इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कई स्तरों पर उसकी जांच होती है, उसके बाद उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली जो जेनेटिकली एडिटेड जो चीजें होती हैं वो जीनोम में एडिट करके विशेष स्थान पर बदलाव करके इसको, वो पौधों में भी हो सकता है, वो किसी भी बैक्टीरिया में हो सकता है, वो किसी जीव में हो सकता है, हम कुछ विशेष परिणाम या कुछ विशेष प्रभावों को प्राप्त करते हैं। तो इसी तकनीकी के आधार पर आप देखेंगे कि हमने हाल ही में कम तीखी सरसों विकसित की है। कौन सी तकनीकी है, तो जीनोम एडिटिंग तकनीकी है। अगले संदर्भ की तरफ चलते हैं। अगला संदर्भ है CAR-T सेल थेरेपी। अब देखिए CAR-T सेल थेरेपी, सबसे पहले तो देख लेते हैं खबर क्या है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में क्या हुआ कि कैंसर के अग्रणी उपचार में CAR-T सेल थेरेपी जो है, ये थेरेपी है एक प्रकार की, और इसी थेरेपी का इस्तेमाल करके जब इसको मंजूरी मिल गई तो उसके बाद एक मरीज ने इसी प्रक्रिया से गुजरकर कैंसर की कोशिकाओं से मुक्ति पा ली, अर्थात उसका कैंसर ठीक हो गया।
इस वजह से ये पूरी की पूरी खबर चर्चा में है। अब क्या है CAR-T सेल थेरेपी, इसको भी हम देख लेते हैं। तो दरअसल CAR-T सेल थेरेपी की जहां तक बात है, तो अगर देखें इसका पूरा नाम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब देखिए एंटीजन की जहां तक बात है और रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, तो देखिए इसके रूप में इसको जाना जाता है, ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब ही हुआ कि इसके माध्यम से जो इम्यूनिटी है वो खुद मनुष्य के अंदर डेवलप होती है। किसके माध्यम से? तो देखिए जो टी कोशिकाएं होती हैं हमारी, टी कोशिकाएं बेसिकली जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है? वो बीमारियों को पहचानती हैं, संक्रमण की पहचान करती हैं और उनसे उनके खिलाफ वो लड़ती हैं। कैसे लड़ती हैं? तो वो एक प्रकार की रिसेप्टर होती हैं, रिसेप्टर का विकास करेंगी और यही रिसेप्टर क्या करता है, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनको पहचान लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रिसेप्टर उन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में अक्षम होती हैं, पहचान नहीं पाती हैं। तो इस तकनीकी में जो है क्या है, CAR-T सेल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे रिसेप्टर को जेनेटिकली हम इंजीनियरिंग के माध्यम से डेवलप करते हैं और सेल के माध्यम से अपने ही बॉडी से एक सेल निकाला जाता है और उसमें और ऐसे रिसेप्टर डेवलप करके फिर उस बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है ताकि ये कैंसर कोशिकाओं के में जो एंटीजन होता है उसको पहचान सके। तो ये पूरी की पूरी ये तकनीकी है। इसी तकनीकी के माध्यम से भी हाल ही में एक व्यक्ति का कैंसर जो है वो ठीक हुआ है। इस लिहाज से ये पूरा संदर्भ चर्चा में बना हुआ है। देखिए इसको जीवित दवाएं भी कहा जाता है। अब देखिए जो रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर सामान्य रूप से जो रिसेप्टर है वो कैंसर की सेल को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन जब हमारे बॉडी से ही निकाल के कोशिका और उसमें ऐसे रिसेप्टर को डेवलप करके और फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए और बाद में वो इन एंटीजन को, इन कोशिकाओं के जो एंटीजन है उनकी पहचान कर लेता है और अपने बॉडी के अंदर ही एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर देता है, तो इस वजह से ही इसको जीवित दवा भी कहा जा रहा है कि खुद हमारी शरीर ही उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करके और उसको सही कर दे रही है। तो जीवित दवा इस लिहाज से इसको कहा जा रहा है। अब देखिए CAR-T सेल थेरेपी को विशेष रूप से जो ल्यूकेमिया है, क्या है ल्यूकेमिया? तो श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनसे उत्पन्न होने वाला जो कैंसर होता है उसको कहते हैं। और दूसरा है लिम्फोमा, ये क्या है? लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर। ये दोनों कैंसर के प्रकार हैं। तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, इन दोनों ही प्रकार के कैंसर के लिए ये जो तकनीक है ये काफी प्रभावी रही है। इसके लिए इस वजह से इन दोनों ही कैंसर के इलाज के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे जो CAR-T सेल थेरेपी है वो विशेष रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, इन दोनों के लिए इसको अप्रूव किया गया है। अब देखिए इसमें जो तकनीक है वो नेक्स्ट CAR-19, ये क्या करती है? तो बी सेल कैंसर के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित थेरेपी है, अर्थात इसी टेक्निक पर आधारित स्वदेशी रूप से विकसित जो थेरेपी है उसका नाम है नेक्स्ट CAR-19, जिसमें किसका किसका योगदान है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे का, IIT बॉम्बे का योगदान है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या टाटा मेमोरियल सेंटर जो है, ये दोनों सहयोगात्मक रूप से मिलकर इस तकनीक को विकसित किए हैं जो कि CAR-T सेल थेरेपी के आधार पर अब इलाज करेंगे। अगला है शीर्षक क्रिप्टो खनन, क्रिप्टो माइनिंग। ये शब्द आपने काफी सुना होगा। दरअसल क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चा में रही। तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित ये क्रिप्टो खनन है, क्रिप्टो माइनिंग नाम है। माइनिंग से आप अमूमन अंदाजा लगाते होंगे कि खुदाई की जाती है और उसमें कुछ बहुमूल्य धातुएं खुदाई करने के बाद प्राप्त किया जाता है। जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, वो भी आज के समय में काफी बहुमूल्य है, उसका मूल्य काफी उच्च स्तर का है, इसीलिए यहाँ पर माइनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वास्तव में यहाँ माइनिंग जमीन को की खुदाई नहीं की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्या है। डिजिटल या एक आभासी मुद्रा है। और कैसी मुद्रा है? तो ये इसमें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है, अर्थात आभासी मुद्रा होती है। ये कोई वैसी मुद्रा नहीं है जिसको विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम हम जैसे प्रत्यक्ष रूप में, ठोस रूप में नहीं होती है, आभासी रूप में होती है। और ये एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है, डिसेंट्रलाइज्ड मुद्रा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं होती है, इसका रेगुलेशन नहीं होता है, अर्थात यह किसी सरकार या संस्था के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है, इसीलिए इसको विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, एथेरियम है, वैसे ही लाइट कॉइन है। तो ये अनेक प्रकार हैं क्रिप्टो करेंसी के, अर्थात इस आभासी मुद्रा के। अब इसके लिए क्रिप्टो खनन अर्थात क्रिप्टो माइनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है क्रिप्टो माइनिंग? तो देखिए कोई भी मुद्रा अगर एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, ठीक,
तो बीच में उसका बही खाता मेंटेन होगा। जैसे ए ने बी को कुछ मुद्रा दिया तो बीच में उसका बही खाता मेंटेन होगा, उसके लेन देन को मेंटेन करने के लिए कोई संस्था होती है। लेकिन यहाँ पर बही खाता जो मेंटेन होता है, उस लेन देन का रेगुलेट जो होता है वो कौन करता है? तो यहाँ पर कंप्यूटर या तो होता है या कंप्यूटरों का एक जाल होता है, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। कई बार बड़े स्तर पर जब क्रिप्टो खनन होता है, क्रिप्टो माइनिंग होती है, तो वहां पर एक माइनिंग फॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात ये जो ब्लॉकचेन होगी, कंप्यूटरों की श्रृंखला होगी, इसमें कई सारे कंप्यूटर लगे होंगे, इसके माध्यम से एक यहाँ पर माइनिंग फॉर्म जैसी संरचना बना दी जाएगी। यहाँ पर एक कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। बीच में ये क्या करेगा? ये बही खाता मेंटेन करने का काम करेगा, सारे लेन देनों को मेंटेन करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर इसको बीच में जो कंप्यूटर होगा या कंप्यूटरों की जो चेन होगी, पूरी श्रृंखला होगी, उसको कई कठिनाइयों को हल करना होगा, कई एल्गोरिदम को सॉल्व करना होगा। उस एल्गोरिदम को जब ये सॉल्व करेगी, उन कठिनाइयों को जब सॉल्व करेगी, तो उसको प्रूफ ऑफ वर्क मिलेगा जब वो सॉल्व कर लेगी। सॉल्व करने के बाद उसको सफलता जब मिल जाएगी तो उसको प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाएगा, और उसके फलस्वरूप उसको रिवार्ड मिलेगा। और रिवार्ड में क्या होगा, किस फॉर्म में मिलेगा, किस रूप में वो रिवार्ड या पुरस्कार मिलेगा? तो वो मिलेगा इसको क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। तो यहां पर जब वो एल्गोरिदम या कठिनाइयों के स्तर को सॉल्व करेगा तो इसके परिणाम स्वरूप इसको प्रूफ ऑफ वर्क होगा। अर्थात जब वो एल्गोरिदम को सॉल्व किया तो उसको कहा जाएगा प्रूफ ऑफ वर्क। और फिर उसके रिवार्ड के परिणाम स्वरूप जो चीज प्राप्त होगी वो किस फॉर्म में प्राप्त होगी? तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में प्राप्त होगी। वो बिटकॉइन भी हो सकता है, एथेरियम भी हो सकता है, और लाइटकॉइन भी हो सकता है, जिस पर काम हो रहा होगा। अब यहां पर ये अगर बिटकॉइन की बात करें या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसके टुकड़ों टुकड़ों में ये इसको प्राप्त होगा एज ए रिवॉर्ड। और जब ये पूरे टुकड़े मिल जाएंगे तो मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के बराबर अगर हो गए, जैसे फिलहाल अगर मान लीजिए उसकी कीमत, एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत लगभग 28 से 30 लाख है, तो उसके बराबर जब हो जाएगा तो ये होगा कि ये माइन हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको एज ए रिवॉर्ड उसको प्राप्त किया जा रहा है। तो इसीलिए इसके लिए माइनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसको टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त किया जाता है। और कई लोग इसको व्यापक स्तर पर करते हैं, जिसके लिए एक विशेष शब्द मैंने बताया आपको, माइनिंग फॉर्म स्टेब्लिश करते हैं पूरे के पूरे इस क्रिप्टो खनन के लिए, क्रिप्टो माइनिंग के लिए। अब देखिए ये ही पूरी की पूरी प्रक्रिया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर आधारित है जिसका खनन करना होता है, जिस माध्यम से मैंने आपको समझाया। इसी में एक नया सिक्का बनाने की एक प्रक्रिया है। एक सिक्का, जो एक कॉइन की बात हो रही थी, वही बनाने की प्रक्रिया, वो कैसे बनाई जाएगी वो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है? तो एल्गोरिदम या पहेलियों को हल किया जाता है। इसके लिए एक कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हो सकता है, कई कंप्यूटर भी शामिल हो सकते हैं। और इस पूरे की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उस लेन देन को ये जो ब्लॉकचेन मैंने आपको बताया बीच में होता है, वही इसको सॉल्व करता है, और वही इसका डिजिटल बही खाता एक तरह से वहीं पर दर्ज होता है। तो वो इस पूरी प्रक्रिया में इसको एज ए रिवॉर्ड ये प्राप्त होता है। ये इससे संबंधित कुछ बातें थी। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों या व्यवसायों को पहले एक डिजिटल वॉलेट प्राप्त करना होता है। तो ये इसकी एक प्रक्रिया बताई गई है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता के सार्वजनिक और निजी कुंजी संग्रहित करता है। तो ये एक इस प्रक्रिया के तहत एक और प्रक्रिया इसमें बताई। अगला है भार ओएस सॉफ्टवेयर। क्या है भार ओएस सॉफ्टवेयर? इसको भी देख लेते हैं। तो दरअसल जब भार ओएस सॉफ्टवेयर की बात होगी तो आप देखेंगे कि ये एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये भार ओएस क्या है? तो भार ओएस एक स्वदेशी अर्थात अपने देश में निर्मित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इसको जो विकसित किया है, किसने किया है? तो इसको विकसित किया है IND के ऑपरेशंस प्राधिकरण लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है। बेसिकली ये IIT मद्रास के अंतर्गत है और ये एक गैर लाभकारी संगठन है। तो IIT मद्रास के अंतर्गत ही एक इंक्यूबेटेड कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको बताया, जिसका नाम है IND के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके द्वारा ही भार ओएस को विकसित किया गया है। क्या है यह? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉइड या iOS की तरह ही एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको बताया गया कि ये गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित है। बेसिकली ये स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गोपनीयता की, सुरक्षा की आवश्यकता है, जहां की चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है। आपको पता है कि जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और एप्पल के द्वारा iOS जैसे स्मार्टफोन पर कोर इंटरफेस है
जो कि सुरक्षा के साथ स्मार्टफोन जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको डिवाइस के साथ बातचीत करने और इसकी सुविधाओं तक पहुंच करने में मदद करता है, अर्थात उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद करता है सेफ्टी के साथ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेफ्टी पर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो इस लिहाज से जो आत्मनिर्भर भारत हमारे देश का जो हमारे देश की एक योजना है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही इसको स्वदेशी ओएस को डेवलप करने की दिशा में ये प्रयास हुआ है। वर्तमान में अगर बात करें तो भार ओएस सेवाएं हैं उन संगठनों को दी जाएंगी जहां पर सुरक्षा के लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि उनकी गोपनीयता और उनकी सेफ्टी की अधिक आवश्यकता है, उनको फिलहाल ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिनके उपयोगकर्ता ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो जानकारी है वो संवेदनशील है, अगर वो लीक होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक हो सकता है। अब ये जिसके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित ऐप गोपनीयता संचार की आवश्यकता होती, देखिए होता यह है कि इसमें क्या विशेष चीज है जो इसको विशेष बनाती है, वो है किसी भी इसमें गूगल ऐप का या सेवा का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी अपनी अलग जो भी है सिस्टम है जिसमें इसकी निर्भरता गूगल ऐप या इसके संबंधित किसी भी सेवा पर इसकी निर्भरता न होने की वजह से ये थोड़ा सुरक्षित माना जा रहा है। ये है आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम। अगला है लीगो परियोजना। ये खबरों में क्यों है? तो देखिए लीगो परियोजना क्या है, तो हाल ही में सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, पूरा नाम क्या है लीगो का, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो इसकी वजह से यह चर्चा में है। इसका निर्माण कौन कौन इसके निर्माण में सहायक है, किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये दो मुख्य विभाग हैं इसमें। इसके अलावा यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर इसका विकास किया जा रहा है। लीगो परियोजना में क्या है, तो लेजर इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। क्या है यह परियोजना, इसको समझ लेते हैं। तो दरअसल इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। आपको पता है कि ब्रह्मांड में जो है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का संचार होता रहता है। जब ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों से कोई ग्रह या उपग्रह या कोई छोटा पिंड टकराता है तो उसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है। तो इन खिंचावों के बारे में भी इसकी वजह से हम अध्ययन कर पाएंगे कि क्या उसका प्रभाव दुष्प्रभाव कुप्रभाव पड़ रहा है। भारतीय लीगो में 2 लंबवत 4 किलोमीटर लंबे वैक्यूम चैम्बर होंगे जो दुनिया में सबसे संवेदनशील इंटरफेरोमीटर है। इंटरफेरोमीटर इसके अंतर्गत लगा एक उपकरण है, एक यंत्र है, ये काफी बड़ा है। इसके माध्यम से ये जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस को मापा जा सकेगा, उसका अध्ययन किया जा सकेगा, उसके विषय में सूचनाएं इकट्ठी की जा सकेंगी। इससे 2030 से इसका वैज्ञानिक संचालन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 2030 तक ये पूरी की पूरी परियोजना शुरू की जा सकती है। कहां पर, तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में, याद रखिएगा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। ये मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर पूर्व में स्थित होगा और ये 2030 तक कंप्लीट होने की इसकी संभावना है। और लीगो परियोजना की अगर पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। इसको विकास कौन कर रहा है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है, विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण संबंधी तरंगों के अध्ययन के लिहाज से। अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात करें तो ये खबर क्या है इससे संबंधित, देखिए हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से आकाश के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों को अर्थात चित्रों का एक सेट जारी किया है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि आकाश के अलग अलग सेगमेंट का इसने जो छवि चित्र जारी किया है, पूरा का पूरा सेट जारी किया है। तो बेसिकली ये क्या है टेलीस्कोप, तो देखिए इसमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ईएसए और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, इसके बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग हुआ और उसी सहयोग का ये परिणाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अर्थात इसमें 3 सहयोगी कौन कौन है, नासा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है। इन तीनों के बीच में सहयोग का परिणाम हुआ कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो है विकास हो सका। 2021 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, दिसंबर 2021 में, आप देख सकते हैं। ये वर्तमान में क्या है, तो अंतरिक्ष में एक बिंदु पर ये स्थित है। आपको पता है कि जो लैग्रेंज पॉइंट होता है L2 बिंदु पर यह स्थित है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो देखिए जैसे सूर्य हो गया, ये हो गई पृथ्वी,
सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण से किसी वस्तु को खींचेगा और पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। अगर सूर्य और पृथ्वी को अगर एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो इनके बीच में और कोई पिंड हो तो एक ऐसा स्थान होगा, यहां पर तो मान लीजिए सूर्य द्वारा अपनी तरफ आकर्षित किए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, यहां आएंगे तो थोड़ा कम होगा, यहां आएंगे थोड़ा कम होगा, फिर इधर से पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण होगा। एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। यहां पर अगर कोई पिंड होगा तो उसको सबसे कम, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निरस्त करने के कारण यहां पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण का मान इसको प्रतीत होगा। अर्थात ये एक ऐसा संतुलन बिंदु होगा कि यहां पर किसी भी अगर उपग्रह को स्थापित किया जाए, यहां पर अगर किसी भी पिंड को रखा जाए तो उसको सबसे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो इसी को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। जैसे इसको एक L1 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर L2 हो गया, L3, L4 और L5, ऐसे ही 5 बिंदु हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट जो है L2 बिंदु पर, जो कि यहाँ पर L2 है, पीछे है, इस बिंदु पर इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इसको स्टैब्लिश किया गया है, स्थित किया गया है। अब क्या है लैग्रेंज पॉइंट, जो मैंने आपको बताया कि लैग्रेंज पॉइंट 2 जो है पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक बिंदु है। ये वही बिंदु होते हैं जिसको हम संतुलन बिंदु कह सकते हैं, जहां पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा अन्य बलों का भी चारों ओर से लगने के बाद सबसे संतुलन की अवस्था होती है, उसको लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। ये अब तक निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है, ध्यान रखिएगा। अब तक निर्मित सबसे बड़ा इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। और जो हबल टेलीस्कोप था उसके बाद काम करने वाला यह टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप 1990 में भेजा गया था, आप ध्यान रखें। उसके बाद ये टेलीस्कोप काम करने वाला दूसरा टेलीस्कोप है। अब ये क्या काम करेगा, तो ये ब्रह्मांड में जो भी हमारे अतीत के चरण रहे हैं विकास के, चाहे वो बिग बैंग से लेकर आकाश गंगाओं तक, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास तक, इन सारी बातों का ये अध्ययन करेगा, उनके संबंध में जानकारी जुटाएगा। तो मूल रूप से जो ब्रह्मांड के विकास का चरण है उसका ये, उसके संबंध में अतीत से लेकर अब तक की जानकारी जुटाने का काम ये करेगा। अगला है टीबी। टीबी चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में क्या हुआ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने विश्व क्षय रोग रिपोर्ट अर्थात टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की। इसके अनुसार क्या बताया उसने, 2022 में विश्व भर में जो क्षय रोग के सर्वाधिक मामले थे, अर्थात टीबी से ग्रसित लोगों की सर्वाधिक जो संख्या है वो भारत में है। तो इस लिहाज से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। तो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो WHO जारी किया, उसके अनुसार 2023 में सर्वाधिक टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या भारत में है। इसके लिहाज से ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। अब टीबी या क्षय रोग क्या होता है, तो ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। और इसमें क्या होता है, व्यवहारिक रूप से शरीर के किसी भी एक अंग को इसमें प्रभावित करता है। इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे आम है इसमें प्रभावित होता है जो अंग, वो है फेफड़ा। फेफड़े के बाद इसमें फुफ्फुस, फेफड़ों के चारों ओर की जो परत होती है वो, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क, ये सारे के सारे भाग प्रभावित हो सकते हैं। इतने प्रकार की टीबी आपको हो सकती है। अब ये एक वायुवीय संक्रमण है। वायुवीय संक्रमण का मतलब वायु से होने वाला, वायु के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है। अगर किसी को टीबी हुआ है, आप उसके संपर्क में हैं, उसके छींकने से या किसी अन्य माध्यम से उसके संक्रमण को आपके अंदर ये प्रवेश कर सकता है। हालांकि इसका इलाज पॉसिबल है, इसका इलाज किया जा सकता है, तो इसलिए ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है और मिस्र में आप देखेंगे तो 3000 ईसा पूर्व में इसका जो दस्तावेजीकरण किया गया था, अर्थात इसके जो एविडेंस मिलते हैं वो मिस्र में मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व में लिखित रूप से इसके एविडेंस पाए गए हैं। इसके उपचार के लिए क्या होता है, तो बीसीजी वैक्सीन लगती है, अर्थात जो वैक्सीनेशन होता है उसको बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, उसके माध्यम से इसका इलाज होता है। 2 फ्रांसीसी थे, एक अल्बर्ट कैलमेट और दूसरे कैमिली गुएरिन। इनके द्वारा ही माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि मवेशियों में टीबी का कारण बनता है, कि एक प्रकार को संशोधित करके इसको विकसित किया गया था। अर्थात जो बीसीजी वैक्सीन है इसको किसने विकसित किया, तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने। कैसे किया, तो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि मवेशियों में टीबी का कारण बनता है, उसी के एक प्रकार को संशोधित करके इसको डेवलप किया गया।
इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो वर्ष 1921 में मनुष्यों पे सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया। तो बीसीजी वैक्सीन का पहला प्रयोग 1921 में हुआ, आपको ध्यान रखना है। भारत इसके लिए कई प्रयास करता है, टीबी के संदर्भ में कई कार्यक्रम चलाता है, जैसे क्षय रोग उन्मूलन है 2017 से 2025 तक, ये एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है। वैसे ही निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निक्षय पोषण योजना, एमपीवाई जिसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, ये कुछ ऐसे अभियान हैं जो टीबी की दिशा में मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इनके माध्यम से। अगला शीर्षक है जेनरिक दवाएं। जेनरिक दवाएं क्यों चर्चा में है? तो देखिए जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो हम बताएंगे क्या है। देखिए एक तो मूल दवा होती है, दूसरा होता है जेनरिक दवा। जेनरिक दवा क्या होती है उसको आगे समझेंगे, सबसे पहले देखें चर्चा में क्यों। तो देखिए जेनरिक दवाएं या टीकाकरण मूल रूप से क्या होता है? अन्वेषित या अनुसंधानित दवाओं का प्रतिरूप होती है। प्रतिरूप का मतलब ही हुआ जो एक तो ओरिजिनल दवा है उसी का सेम प्रतिरूप, मतलब उसी का रूप होती है, इनको जेनरिक दवाएं कहा जाता है। लेकिन ये ओरिजिनल दवाएं नहीं होती है। ये ओरिजिनल दवा का जो फार्मूला होता है सेम उसी फार्मूले पर ओरिजिनल दवा की जो पेटेंट अवधि होती है उस पेटेंट अवधि के समाप्त होने के बाद इन दवाओं का निर्माण किया जाता है। इनका आकार, रंग, जो नियम है उसके आधार पर सेम नहीं हो सकते हैं। फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन वो भी एक निश्चित अवधि के बाद इसको बनाया जा सकता है। ये मूल रूप से जो ओरिजिनल दवा होती है उससे अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, क्योंकि ओरिजिनल दवाओं के निर्माण के समय पहली बार उस पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है सारी प्रणाली पे वो ज़्यादा होता है, उसकी लागत ज़्यादा होती है। पेटेंट कराने की प्रक्रिया में भी सारी प्रक्रियाओं में जो लागत होती है उसके माध्यम से जो मूल ब्रांडेड दवा होगी वो महंगी होगी। लेकिन दोबारा जब इसका प्रतिरूप बनेगा वो एक लिमिटेड टाइम के बाद बनेगा, उस निश्चित समय के बाद बनेगा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होगा। इस लिहाज से जेनरिक दवाएं हमेशा सस्ती होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि क्या जेनरिक दवाएं मूल दवाओं से कारगर नहीं होती हैं उतनी, तो ऐसा नहीं है। फार्मूला सेम होता है, बिल्कुल कारगर होती हैं। तो ये बाजार में उपलब्ध अन्य दवाओं की अपेक्षा सस्ती होती हैं इसलिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि जेनरिक दवाएं जो हैं उतनी कारगर नहीं है। ऐसा नहीं है, जेनरिक दवाएं भी कारगर होती हैं। बस ये है कि किसी दवा निर्माता कंपनी द्वारा एक नई दवा को बाजार में पेश किए जाने के कुछ वर्षों के पश्चात, अर्थात जो पेटेंट नियम कहता है कि इतने वर्ष के पश्चात ही उसको बनाया जा सकता है, तो ये कुछ वर्षों के पश्चात ही वो ये बनाई जाती हैं जब वो पेटेंट अवधि समाप्त हो जाएगी तब। इसके बाद क्या होता है? यह तब है जब मूल दवाओं की प्रतियों को गैर मूल निर्माताओं द्वारा तैयार कर बाजार में बेचा जाता है। तो जो गैर मूल निर्माता हैं वो जब ये निश्चित समय अवधि समाप्त हो जाएगी तब इन जेनरिक दवाओं का निर्माण करके बाजार में इसको बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ये जेनरिक दवाएं हैं लेकिन इन्हें डिस्प्रिन और क्रोसिन जैसे ब्रांडों के नाम से बाजार में बेचा जा रहा है। अब देखिए मूल दवा निर्माता का पेटेंट समाप्त होने के बाद जेनरिक दवाएं बाजार में लाई जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जेनरिक दवाओं की खुराक, संरचना, सेवन की विधि, लाभ, गुणवत्ता और यहाँ तक कि दुष्प्रभाव भी ब्रांडेड दवाओं के समान ही होता है। तो ये एक भ्रांति है मन में कि इनसे अलग होती हैं। चूंकि जेनरिक दवाएं अप्रत्याशित रूप से सस्ती होती हैं, इसका अर्थ लोग ये निकाल लेते हैं कि ये उतनी कारगर नहीं होंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उतनी ही कारगर होती हैं। तो भारत के लिहाज से अगर देखेंगे आप, तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसके लिहाज से आप देखेंगे तो जो जेनरिक दवाएं हैं उसका भारत अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज्यादा प्रदाता है, अर्थात सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं। भारत में जेनरिक दवाएं सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि जेनरिक दवाओं का उतना असर नहीं होता है। तो लोगों में अगर जागरूकता फैलाई जाए कि नहीं, जेनरिक दवाएं भी उतनी ही असरदार होती हैं, सेम इनमें वही क्वालिटी होती है, तो इस अपेक्षाकृत जो सस्ती दवाएं हैं उन तक, आम जन तक, गरीब जन तक इसको पहुंचाया जा सकेगा। तो ये आज के विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ थे। मिलेंगे हम अगले खंड में अपने नए संदर्भों के साथ। तब तक आप लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।